गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स और इस सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है और हमने लगभग 111 क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया था और हमें लगभग क्या है 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो आज पार्ट 3 है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग क्या है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पर क्लिक कर इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने पहले से वीडियोस देखी हैं उन्हें पता है कि हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, इन कैटेगरीज में डिवाइड करके उन्हें डिस्कस करें ताकि हमें आसानी से याद हो सके। अब देखिए, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि क्वेश्चंस को देश में प्रथम, उत्तराखंड में प्रथम, महत्वपूर्ण व्यक्ति, निधन, संबंध, नियुक्ति, योजनाएं, सरकारी पहल, पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं सम्मान, मेले, महोत्सव, पर्व, मंदिर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एवं घटनाक्रम, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ताकि इन्हें हम आसानी से समझ सकें। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने 111 क्वेश्चन क्या है डिस्कस किया था। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने देखा था कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे? अनिल प्रकाश जोशी जी को। अनिल प्रकाश जोशी जी के सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद हैं और इनके द्वारा हैस्को संस्था की स्थापना की गई और हैस्को का फुल फॉर्म है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को। और अभी मैंने आपको बताया था कि इन्हें 2020 में पद्म भूषण और 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड अर्थात जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और मैंने आपको बताया था कि अनिल प्रकाश जोशी जी क्या हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं और इनके द्वारा वर्ष 1983 में इस यानी हैस्को संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई? 1983 में। तो देखिए, अनिल प्रकाश जोशी जी क्या है, उत्तराखंड की एक महान विभूति हैं। इनके बारे में हमें कुछ पॉइंट पता होने ही चाहिए। जैसे इनके द्वारा हैस्को संस्था की स्थापना की गई कब? 1983 में। इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और देखिए, इसके अलावा जो जीईपी है यानी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, इसका जो कंसेप्ट है, इसकी जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई? अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? डॉक्टर कंचन नेगी, जो कहां से हैं? देहरादून से। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विकास एवं मीडिया और जनसंचार में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें एशियन पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। किसे? डॉक्टर कंचन नेगी को। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, 2020 में क्या है, 3 पुरस्कार दिए गए उत्तराखंड से। पहला आप पद्म पुरस्कार को समझिए, इसकी 3 कैटेगरी होती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है? भारत रत्न, यानी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। 2020 में किसे दिया गया? किसी को नहीं दिया गया। फिर आता आपका क्या? पद्म भूषण, फिर आता पद्म विभूषण, फिर आता आपका पद्मश्री। तो देखिए, उत्तराखंड में क्या हुआ, पद्म भूषण किसे दिया गया? अनिल प्रकाश जोशी जी को। और देखिए, पद्मश्री किसे दिया गया? एक तो मैती आंदोलन के जो संयोजक हैं कौन? कल्याण सिंह रावत जी, और चिकित्सा क्षेत्र में क्या है? डॉक्टर योगी एरोन जी को। तो 3 लोगों को क्या है पद्म पुरस्कार दिए गए। एक तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, पद्म भूषण, पद्मश्री 2 लोगों को दिया गया, कल्याण सिंह रावत जी और डॉक्टर योगी एरोन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला जिन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। तो कौन है? मेजर सुमन गवानी। यह न केवल उत्तराखंड की बल्कि भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इनकी मैंने कंप्लीट बायोग्राफी बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, पूछा जा सकता है इनका संबंध या फिर जन्म कहाँ हुआ? टिहरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक के पोखर गांव में। कहां पर? भिलंगना ब्लॉक के पोखर गांव में। 29 मई 2020 को मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन्हें पावरफुल रोल मॉडल कहा है। अब देखिए, 2018 में इनका चयन यूनाइटेड नेशन की शांति सैनिक के रूप में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत इन्हें दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट जो अवार्ड है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2016 में। अब इस अवार्ड को दिया क्यों जाता है, इसके बारे में मैंने क्या है मेजर सुमन गवानी की जो बायोग्राफी है उसमें आपको बताया। आई बटन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, पहली बार है जब 2 महिलाओं को एक साथ यह पुरस्कार दिया गया। तो पहली कौन है? मेजर सुमन गवानी, और दूसरी महिला कौन है इनके साथ? कार्ला डिकास्टेरो। तो भारत की पहली ऐसी महिला कौन है जिन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? तो कौन है? मेजर सुमन गवानी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम इंडिया मैगजीन द्वारा 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की सूची में उत्तराखंड के किन जिलाधिकारियों को शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? मंगेश घिल्डियाल जी, जो उस समय क्या थे? टिहरी के जिलाधिकारी थे।
स्वाति एस भदौरिया जी जो चमोली की जिलाधिकारी हैं और रविशंकर जी जो कि हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं। अब देखिए फेम इंडिया मैगजीन क्या करती है, एशिया पोस्ट सर्वे के साथ मिलकर देश भर के 724 जिलों के जिलाधिकारियों पर 10 मापदंडों यानी 10 मानकों पर किए गए सर्वे के आधार पर 50 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों की सूची तैयार की गई। ठीक है, और देखिए 50 अलग अलग श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी को चुना गया। इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो जो 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की जो क्या है अलग अलग कैटेगरी में क्या बनी लिस्ट बनी, उसमें क्या है मंगेश घिल्डियाल जी, स्वाति एस भदौरिया जी और रविशंकर जी का नाम था। अब आप थोड़ा इसको और आसानी से समझिए कि फेम इंडिया मैगजीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम इंडिया मैगजीन द्वारा 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की सूची में प्रेरक जिलाधिकारी की श्रेणी। तो देखिए 50 श्रेणी है, उसमें से एक श्रेणी है क्या, प्रेरक जिलाधिकारी की श्रेणी। इसमें जिस जिलाधिकारी का चयन हुआ वो कौन है, मंगेश घिल्डियाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम इंडिया मैगजीन द्वारा 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की सूची में उम्दा जिलाधिकारी की श्रेणी में किस जिलाधिकारी का चयन किया गया। तो देखो 50 श्रेणी में से एक श्रेणी और कौन सी है, उम्दा जिलाधिकारी की। इसमें किसका चयन हुआ, स्वाति एस भदौरिया जी का। और देखिए नेक्स्ट है, फेम इंडिया मैगजीन द्वारा 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की सूची में विकासशील जिलाधिकारी की श्रेणी में किस जिलाधिकारी का चयन किया गया। तो किसका, सी रविशंकर जी जो कहाँ के जिलाधिकारी हैं, हरिद्वार के। तो देखिए जो फेम इंडिया मैगजीन है इसने क्या करा, 50 अलग अलग कैटेगरी बनाई। ठीक है, और उस कैटेगरी में क्या करा, जो सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी था उनका चयन किया। तो देखिए जो प्रेरक जिलाधिकारी थे उसमें किसका नाम आया, मंगेश घिल्डियाल जी का। जो उम्दा जिलाधिकारी उसमें किसका नाम आया, स्वाति एस भदौरिया जी का। और जो आपका विकासशील जो जिलाधिकारी की जो श्रेणी थी उसमें किसका नाम आया, सी रविशंकर जी का। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, ओलंपियन मनीष रावत जी को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, 2017-18। चमोली जिले के सगर गांव के रहने वाले हैं। संबंध पूछा जा सकता है किस गांव के हैं, तो चमोली जिले के सगर गांव के रहने वाले हैं। 2016 रियो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था और 21 किलोमीटर वॉक रेस में इन्होंने क्या 11वां स्थान प्राप्त किया था। तो ओलंपियन जो मनीष रावत हैं इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, एथलेटिक कोच कौन, अनूप विष्ट जो क्या है मनीष रावत के कोच हैं, जिन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे, मनीष रावत को। और इनकी जो कोच हैं कौन, अनूप विष्ट जी, इन्हें क्या है देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2018-19, इससे पहले हम 17-18 देखा। ठीक है, तो उसमें क्या है खेल रत्न पुरस्कार, जो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार वो किसको दिया गया, मनीष रावत जी को। और उनके जो क्या है, उनके जो कोच हैं कौन, एथलेटिक कोच अनूप विष्ट जी, उनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2018-19 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे, बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को। किसे, मनोज सरकार को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 किसे दिया गया। तो किसे दिया गया, अरुण सूद को, जो क्या है पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए, खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए कृषि कर्मण अवार्ड किस राज्य को दिया गया। तो किसे दिया गया, उत्तराखंड राज्य को दिया गया। तो देखिए उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2, ये भी याद रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 वर्ष 2017-18 का कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए पीएम मोदी द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी व कृषि मंत्री सुबोध नियाल जी को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार के तहत क्या है 5 करोड़ की धनराशि दी गई। कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, कर्नाटक के तुमकुरू में किया गया। तो क्या था, खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए कृषि कर्मण अवार्ड उत्तराखंड राज्य को दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें सेना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किस वीर को वीरता के सेना मेडल से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया, मेजर चित्रेश बिष्ट को। तो देखिए मेजर चित्रेश बिष्ट को मरणोपरांत वीरता के सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अब देखिए सेना दिवस के अवसर पर थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे, कौन है थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे ने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के पिता सुरेंद्र सिंह बिष्ट को सेना मेडल सौंपा। ठीक है, और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष क्या है 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपका सेना दिवस मनाया जाता है। हमारे थल सेना प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। और 72वें सेना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किस वीर को सम्मानित किया गया, मेजर चित्रेश बिष्ट को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है।
वर्ष 2020 में राज्य के 72 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया। इसके तहत प्रशस्ति पत्र व 10,000 की राशि दी जाती है। किसमें? शैलेश मटियानी पुरस्कार में। अब देखिए यहाँ पर नाम आया शैलेश मटियानी जी का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका मूल नाम क्या था? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। जन्म कब हुआ? 14 अक्टूबर 1931 को। जन्म स्थान क्या है? बाड़े छिना अल्मोड़ा। और निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 2001 को। तो शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को आपका क्या है? भक्त दर्शन पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए डॉक्टर भक्त दर्शन मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन से संबंध रखते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में उन्होंने उप शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाला था। वह प्रख्यात शिक्षाविद थे एवं कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। कौन? डॉक्टर भक्त दर्शन। और इनके नाम पर क्या है? उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को क्या है? सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? राखी। ठीक है, आपने इनके बारे में सुना भी होगा कि इन्होंने क्या करा? अपने भाई को क्या गुलदार से बचाया था। तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले की राखी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 4 अक्टूबर को गुलदार से भिड़कर राखी ने अपने छोटे भाई को बचाने का प्रयास किया, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। राखी पौड़ी जिले के वीरोखाल ब्लॉक के देवकुंडाई गांव के रहने वाली हैं। ठीक है, तो राखी को क्या राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमालय राज्यों में ई गवर्नेंस में अहम योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? श्री मंगेश घिल्डियाल जी को। तो देखिए पहले ये क्या थे? टिहरी के जिलाधिकारी थे, लेकिन मंगेश घिल्डियाल जी को 4 साल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में यानी पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है। यह पुरस्कार ई गवर्नेंस के तहत प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडहॉक वायरलेस सर्विलांस सिस्टम यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी के संचालन में दिया गया। 23वें राष्ट्रीय सम्मान में जिलाधिकारी महोदय को मुंबई में सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ई गवर्नेंस में अहम योगदान के लिए श्री मंगेश घिल्डियाल जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी मानवता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? सच्चिदानंद भारती जी को। इन्हें पौड़ी जिले के उपरेखाल क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने की वजह से यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? स्वामी मानवता पुरस्कार। अब आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, किसमें? पानी राखो आंदोलन की ये क्या है? प्रणेता है। कौन? सच्चिदानंद भारती जी। अब देखिए जो पुरस्कार है कौन? स्वामी मानवता पुरस्कार यह स्वामी राम जी के समाधि दिवस कब? 13 नवंबर को दिया जाता है। तो 13 नवंबर 2020 को स्वामी मानवता जो पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? पानी राखो आंदोलन के प्रणेता और उपरेखाल क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने की वजह से किसे? सच्चिदानंद भारती जी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? हेमंत पांडे जी और हरीश चंद्र पांडे जी को। तो देखिए उत्तराखंड वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान की ओर से पिथौरागढ़ निवासी फिल्मी सितारे, आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, हेमंत पांडे जी और समाज सेवी हरीश चंद्र पांडे को उत्तराखंड आइकन 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? हेमंत पांडे जी और हरीश चंद्र पांडे जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सीएम इन 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सेलेंस का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। और देखिए 2017 में डोईवाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। तो कहां से ये विधानसभा को चुनाव जीते? डोईवाला विधानसभा से। और देखिए 17 मार्च 2017 को उत्तराखंड के क्या हुए? मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और इन्हें क्या है? बेस्ट सीएम इन 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सेलेंस का अवार्ड दिया गया। और 2021 में क्या हुआ? ये उम्मीद है आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है चैंपियंस फॉर चेंज अवार्ड 2019 से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया? तो किसे? सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। नेक्स्ट है शिक्षा सुधारों के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। तो देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति में उत्कृष्ट सुधारों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। किससे सम्मानित किया गया? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए निशंक को यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया। तो देखिए यहाँ पर 2 अवार्ड हमने देखे, एक तो क्या है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया, क्यों? नई शिक्षा नीति के लिए, और दूसरा है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान, ये क्यों दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको? चिरबिटिया, लूथियाग, रुद्रप्रयाग।
ठीक है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायत है यह अवार्ड किसे दिया गया? चिरबटिया लूथियाग रुद्रप्रयाग को। नेक्स्ट है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? हमारे उत्तराखंड को दिया गया। तो देखिए 66वें फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में 9 अगस्त 2019 को उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राज्य में फिल्म शूटिंग हेतु अच्छा वातावरण होने और सरकार द्वारा कोई शुल्क न लेने के कारण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य। ठीक है, फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य का नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड भी किसे दिया गया? उत्तराखंड को दिया गया। तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2019 में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य का पुरस्कार उपराष्ट्रपति ने पर्यटन मंत्री महाराज जी को दिया। इससे पहले भी प्रदेश को फिल्मांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो कौन? तीन जो क्या है हमारी पंचायतें हैं, इन्हें क्या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट है प्रतिष्ठित नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के खेलडी ग्राम पंचायत को। तो इन्हें क्या है प्रतिष्ठित नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पंचायत को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। नेक्स्ट है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया? नैनीताल जिले के कोटबाग ब्लॉक की बैलपड़ाव ग्राम पंचायत को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन क्या हुआ, 3 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपने पहले देखा कौन सा, यहाँ पर समझिए आप, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसको? हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के खेलटी ग्राम पंचायत को। ठीक है, और नेक्स्ट आपने देखा बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया? नैनीताल जिले के कोटबाग ब्लॉक के बैलपड़ाव ग्राम पंचायत को। और नेक्स्ट है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, तो किसे दिया गया? देहरादून जिले के विकासनगर ब्लॉक के केदारवाल ग्राम पंचायत को। यह पुरस्कार राशि के तौर पर उक्त दोनों ग्राम पंचायतों को, कौन कौन से? एक तो आपका बैलपड़ाव ग्राम पंचायत और दूसरा आपका केदारवाला ग्राम पंचायत को 5-5 लाख रुपए दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए उत्तराखंड से कौन कौन चयनित हुए? तो कौन कौन? केवलानंद कांडपाल जो कि कहां से? बागेश्वर से हैं, इन्हें शैलेश मटैनी पुरस्कार भी एक बार मिल चुका है, और सुधा पैनुली जी। नेक्स्ट है, अब यहां तक हमने क्या देखे? पुरस्कार देखे। अब हम यहाँ पर क्या है मेले और महोत्सव और पर्व देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 110 से लेकर 143 तक हमने क्या देखे? पुरस्कार और सम्मान देखे। अब हम क्या देख रहे हैं? जो मेले आयोजित होते हैं, जो महोत्सव आयोजित होते हैं और जो पर्व उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है यानी 144वां प्रश्न है कैंची धाम में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? 15 जून को किया जाता है। और 15 जून 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण 56 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस धाम में मेले का आयोजन नहीं हो पाया। नैनीताल से 65 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम स्थित है। यह धाम नीम करोली बाबा के लिए प्रसिद्ध है। तो कैंची धाम का संबंध किससे है? नीम करोली बाबा से। ये कहां पड़ता है? नैनीताल से 65 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और देखिए 15 जून 1964 को इस धाम में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी और इसी वजह से 15 जून को प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कैंची धाम में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन कब किया जाता है? 15 जून को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णागिरि मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है पूर्णागिरि मेला? चंपावत में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह मेला होली के तुरंत बाद आयोजित होने वाला 3 माह का मेला है। कौन सा? पूर्णागिरि मेला, जो कहां पर मनाया जाता है? चंपावत में। पूर्णागिरि मेला इस बार 11 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 6 दिन बाद ही मेले पर रोक लगानी पड़ी। ठीक है, तो पूर्णागिरि मेला कहां मनाया जाता है? चंपावत में। नेक्स्ट है नगदूण मेले का आयोजन कहां किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो कहां पर? जखोल गांव, मोरी ब्लॉक, उत्तरकाशी। तो जो नगदूण मेला है ये कहां पर मनाया जाता है? उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के कहां पर? जखोल गांव में। अब यह 22 गांव का मेला होता है। इसे डंडे की यात्रा भी कहा जाता है। नगदूण क्या होती है? एक औषधि होती है। मैंने आपको जो पर डे का करंट अफेयर्स था उसमें समझाया भी था कि नगदूण एक औषधि होती है जो कि क्या है पेट के रोगों के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। तो इस दौरान क्या होता है? इस मेले के दौरान इस नगदूण की औषधि को क्या है लोगों को पिलाया जाता है। ठीक है, तो इसी मेले को क्या कहा जाता है? नगदूण मेला कहा जाता है। जखोल गांव में सोमेश्वर महादेव का मेला भी आयोजित किया जाता है। तो 2 चीजें आप याद रखेंगे, नगदूण मेला, जखोल गांव, उत्तरकाशी। दूसरी बात
सोमेश्वर महादेव का मेला कहां पर? उत्तरकाशी जखोल गांव। नेक्स्ट है शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी स्मृति विकास मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो कहां? कीर्तिनगर में। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में क्या है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं टिहरी में क्या था, राजशाही का प्रकोप था और इसी के खिलाफ क्या आवाज उठाने की वजह से क्या हुआ, 1948 में मोलू भंडारी एवं नागेंद्र दत्त सकलानी कीर्तिनगर विद्रोह में शहीद हुए थे और इनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष कीर्तिनगर के भडियारगढ़ क्षेत्र में, कहां पर? भडियारगढ़ क्षेत्र में यह मेला, कौन सा मेला? शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी स्मृति विकास मेला आयोजित किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक माघ मेला, जिसको क्या कहा जाता है? बाड़ाहाट को थोलू, कहां आयोजित किया जाता है? तो कहां पर? उत्तरकाशी में। इस मेले के आयोजन की शुरुआत 14 जनवरी से होती है। धार्मिक मान्यताओं में यह मेला महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका कि यह मेला भारत और तिब्बत के व्यापार का साक्षी रहा है। और देखिए मेले के तीसरे दिन बाड़ाहाट क्षेत्र के आराध्य कंडार देवता की भव्य हाथी का स्वांग रथ यात्रा निकाली जाती है। इंपॉर्टेंट है कि हाथी का स्वांग रथ यात्रा किस मेले में निकाली जाती है? तो उत्तरकाशी में जो माघ मेला होता है इसके अवसर पर यह यात्रा निकाली जाती है। तो पौराणिक माघ मेला कहां आयोजित किया जाता है? उत्तरकाशी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तरायणी मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो कहां किया जाता है? मकर संक्रांति पर बागेश्वर में। अब देखिए उत्तरायणी जो मेला है ये कुमाऊं का सुप्रसिद्ध मेला है जिसकी पहचान देश विदेश तक है। यह मेला 14 जनवरी से शुरू होता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में लगभग 7 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। और देखिए 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त किया गया और इस वजह से भी क्या है, प्रत्येक वर्ष क्या है 14 जनवरी से उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर? बागेश्वर में। किस अवसर पर? मकर संक्रांति के अवसर पर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है तो देखिए झंडा मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो कहां? देहरादून में झंडा मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए 2020 में झंडा मेला में नया ध्वजदंड चढ़ाया गया। हर 3 साल में जो झंडे का ध्वज है यह बदला जाता है। इसका जो आयोजन है झंडा दरबार में किया जाता है जिसकी स्थापना 1699 में गुरु रामराय द्वारा की गई और इसका जो जीर्णोद्धार है माता पंजाब कौर द्वारा 1707 में किया गया। तो जो आपका झंडा मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? झंडा दरबार देहरादून में आयोजित किया जाता है। अब देखिए चैती मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ? काशीपुर उधम सिंह नगर में चैती मेला आयोजित किया जाता है और कहां पर? माता बाला सुंदरी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मेला काशीपुर में चैत्र नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है। तो चैती मेला कहां मनाया जाता है? उधम सिंह नगर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंथ्यादारा स्मृति महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो देखिए पौड़ी के खिरसू विकासखंड में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह जो महोत्सव है 10 जनवरी को खिरसू के चमराड़ा में आयोजित किया जाता है। तो जो खिरसू विकासखंड है इसके चमराड़ा में यह जो महोत्सव है आयोजित किया जाता है। यह 3 दिवसीय महोत्सव होता है। कुली बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध पंथ्यादादा ने किया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रिटिशर्स थे इनके समय पर क्या था, कुली बेगार प्रथा चलती थी। इस प्रथा का जो सबसे पहले विरोध किया वो किसने करा? पंथ्यादादा ने किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी के सुमाड़ी गांव में हुआ था और समारोह में नंद किशोर हटवाल को वर्ष 2020 का पंथ्यादारा सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्मृति सम्मान दिया गया। तो जो पंथ्यादारा स्मृति महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? पौड़ी के खिरसू विकासखंड के चमराड़ा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट है मरोज जो पर्व है ये कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ? जौनसार बावर में मरोज पर्व मनाया जाता है। अब देखिए अनूठी लोक संस्कृति के लिए विख्यात जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में जनवरी के दूसरे सप्ताह से 1 महीने तक माघ मरोज पर्व का जश्न चलता है। अब देखिए जो कैवलू महाराज के मंदिर में चुराज के बकरे की बलि के साथ ही समूचे जौनसार बावर इलाके में माघ मरोज पर्व की विधिवत शुरुआत होती है। पर्व की शुरुआत सिद्धपीठ श्री महासु देवता मंदिर हनोल के पास स्थित कैलू महाराज मंदिर से होती है। यह जो त्योहार है ये 11 जनवरी से 10 फरवरी तक चलता है और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोकगीत तांदी करके पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। तो मरोज पर्व कहाँ मनाया जाता है? जो आपका जौनसार बावर क्षेत्र यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है बग्वाल पर्व यानी इगास जिसको हम बोलते हैं, कब मनाया जाता है? तो कब? कार्तिक मास की अमावस्या को जो बग्वाल है यह मनाई जाती है और इस दौरान क्या होता है? भैला खेला जाता है। नेक्स्ट है तिब्बती समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो कौन सा है? तिब्बती समुदाय का लोसर जो पर्व है जिसको नववर्ष भी कहते हैं यह इनका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तिब्बती कैलेंडर पर सबसे महत्वपूर्ण त्योहार तिब्बती नववर्ष जिसे लोसर महापर्व कहा जाता है। इसका जो आयोजन है ये कहाँ होता है? क्लेमेंट टाउन स्थित तिब्बती कॉलोनी में किया जाता है। वह तिब्बती सांस्कृतिक नृत्य और नाटकों की प्रस्तुति की जाती है। अब देखिए तिब्बती समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तिब्बती मंदिर जिसको बुद्धा टेम्पल कहा जाता है जो कहाँ पर आपका देहरादून में है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो जो तिब्बती हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? लोसर जो कि क्या है? तिब्बती नववर्ष
कहा जाता है। नेक्स्ट है हरेला त्योहार, इंपॉर्टेंट है। हरेला त्योहार कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा दशहरा पर्व कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा जो पर्व है ये 1 जून को मनाया जाता है और पिछले साल 1 जून 2020 को गंगा दशहरा पर्व मनाया गया था। यह पर्व उत्तराखंड के हरिद्वार एवं टिहरी के कद्दूखाल स्थित सुरकंडा माता मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ? उत्तराखंड के हरिद्वार और टिहरी के कद्दूखाल स्थित सुरकंडा माता मंदिर में गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। अब देखिए गंगोत्री धाम में विशेष अनुष्ठान किया जाता है व माँ गंगा का अभिषेक भी किया जाता है। अब देखिए गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं ये कब खुलते हैं? 25 मई को अक्षय तृतीया में खुलते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि गंगा दशहरा पर्व कब मनाया जाता है? तो कब? 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फूलदेई यानी फूल संक्रांत त्योहार कब मनाया जाता है? तो देखिए चैत्र माह के प्रथम दिन को फूलदेई यानी फूल संक्रांत त्योहार मनाया जाता है और हिंदू नववर्ष के समय यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? फूलदेई फूल संक्रांत। नेक्स्ट है 8वां गंगा काइकिंग। ठीक है, जो काइकिंग आपका स्पोर्ट्स होता है तो गंगा क्याक जो फेस्टिवल है कब वह कहाँ मनाया गया? तो देखिए देवप्रयाग में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 17 से 19 फरवरी के बीच में क्या है, गंगा काइकिंग जो फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लोक संस्कृति जो दिवस है प्रत्येक वर्ष को 24 दिसंबर को मनाया जाता है और उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की स्मृति में यानी इनके जन्मदिवस के अवसर पर लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको चौफला केदार नृत्य में महारत हासिल थी। इसी वजह से क्या है, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिवस के अवसर पर क्या है, लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाए जाने हेतु शासनादेश कब जारी किया गया था? ऐसा कब हुआ था, शासनादेश कब जारी किया गया था कि भाई क्या होगा, 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाएगा? तो देखिए 27 नवंबर 2016 को यह शासनादेश जारी किया गया कि इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष क्या होगा, लोक संस्कृति दिवस मनाया जाएगा। तो शासनादेश कब जारी किया गया? 27 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट है देखिए ऋषेश्वर महादेव मंदिर शिला कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? चंपावत लोहावती नदी के किनारे ऋषेश्वर महादेव मंदिर शिला स्थित है। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट है शूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो शूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? जोशीमठ चमोली में शूला नारायण मंदिर स्थित है। यह सुर्खियों में यानी चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर महिला पुजारी पूजा करती है। सावन माह में क्या कपाट खुलते हैं और मंदिर के जो कपाट हैं वो नंदाष्टमी के दिन बंद होते हैं और लास्ट ईयर 18 सितंबर 2020 को ये जो मंदिर है इसके कपाट बंद हुए थे और यहाँ पर क्या महिला पुजारी पूजा करती है। तो यहाँ तक हमने क्या देखे, जो आपके मेले हैं, महोत्सव हैं, पर्व हैं, मंदिर हैं। अब कुछ मिसलिनियस पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए इंद्रमणि बडोनी जी की स्मृति में इंद्रमणि वाटिका का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में किया जा रहा है। किसकी स्मृति में? इंद्रमणि बडोनी जी की स्मृति में इंद्रमणि वाटिका का निर्माण टिहरी गढ़वाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट है और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। 8 जून 2020 को राज्यपाल द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। 1960 में सर्वप्रथम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी द्वारा इस क्षेत्र को राजधानी के प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया। किसे? गैरसैंण को। 21 जुलाई 1992 इंपॉर्टेंट डेट है, 21 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव रखा गया और इसकी राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया और इस अधिवेशन में गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर रखा गया। इस प्रस्ताव को उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट कहा गया। 2013 में गैरसैंण से 14 किलोमीटर दूर भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो गैरसैंण है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया कब? 4 मार्च 2020 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरसैंण को ई विधानसभा कब घोषित किया गया? तो देखिए 5 जून 2020 को गैरसैंण को क्या ई विधानसभा घोषित किया गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो कहां पर? गैरसैंण में की जाएगी। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2020 को उत्तराखंड भवन का लोकार्पण कहां किया गया? तो देखिए उत्तराखंड भवन का जो लोकार्पण है 15 जनवरी 2020 को मुंबई में किया गया। इसका जो उद्घाटन है वहां के राज्यपाल यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया। तो उत्तराखंड जो भवन है इसका जो उद्घाटन है मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार धाम जो परियोजना है इसकी नींव कब व किसके द्वारा रखी गई? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2016 में देहरादून में चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और चार धाम महामार्ग विकास परियोजना की नींव रखी गई। तो देखिए चारों धामों तक ऑल वेदर रोड बनाने हेतु चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया। लागत कितनी है? 12,000 करोड़ रुपए।
और देखिए 900 किलोमीटर सड़क सुधार कार्य नेशनल हाईवेज जो हिंदू धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं को विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत 6 राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जा रहा है, ठीक है। और इसी 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना के तहत NH-94 यानी ऋषिकेश धरासू मार्ग पर पड़ने वाले चंबा कस्बे के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। तो जो आपकी 4 धाम विकास जो परियोजना है, ठीक है, 4 धाम जो आपकी परियोजना है, इसकी नींव कब और किसके द्वारा रखी गई? 2016 में देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई। नेक्स्ट है 4 धाम परियोजना के तहत बनाई गई चंबा टनल किस जनपद में है? तो जो चंबा टनल आपकी किस जनपद में है? ये आपकी टिहरी गढ़वाल जनपद में है। तो देखिए BRO द्वारा NH-94 यानी ऋषिकेश धरासू मार्ग पर पड़ने वाले चंबा कस्बे के नीचे इस टनल को बनाया गया। इसका जो निर्माण कार्य है BRO की जो टीम है शिवालिक, इसने पूर्ण किया है। तो देखिए जो BRO है इसकी अलग अलग टीम देश के अलग अलग हिस्सों में कार्य करती है। तो उत्तराखंड में कौन सी टीम काम करती है? शिवालिक। जो चंबा टनल है ये क्या है? BRO की टीम शिवालिक ने पूर्ण की है। इसका उद्घाटन 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया। लंबाई 440 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, लागत 88 करोड़ की आई। तकनीक ऑस्ट्रियन तकनीक, इंपॉर्टेंट कौन सी तकनीक? ऑस्ट्रियन तकनीक। और BRO का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो जो चंबा टनल आपकी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल जनपद में है। नेक्स्ट है 4 धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड नेशनल हाईवे को लिंक करने के लिए किस जनपद में 902 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है? किसके तहत? 4 धाम विकास परियोजना के तहत। तो कहां पर? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा किसकी जयंती को राष्ट्रगान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो किसकी जयंती को? टैगर जयंती को प्रत्येक वर्ष 7 मई को क्या है? राष्ट्रगान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। नेक्स्ट है टैगोर टॉप रामगढ़ किस जनपद में है? तो जो टैगोर टॉप है ये कहां पर आपका? नैनीताल में है। तो टैगोर टॉप रामगढ़ को रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। जो टैगोर टॉप रामगढ़ है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है और ये कहां पर आपका? नैनीताल में है। और शांति निकेतन का जो परिसर है टैगोर टॉप रामगढ़ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल हिमालयन वियाग्रा को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो जो आपका हिमालयन वियाग्रा है इसे उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? और उत्तराखंड नहीं बल्कि बहुत सी जगहों पर इसको क्या है? कीड़ा जड़ी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ओफियोकॉर्डिसिप्स सिनेसिस। क्या है? ओफियोकॉर्डिसिप्स सिनेसिस, ठीक है। अन्य नाम क्या है? चाइनीज कैटरपिलर फंगस। नेक्स्ट है यह हिमालय पर्वत पर 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और मुख्यतः उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, तिब्बत पठार और यूनान में पाई जाती है। अब देखिए जो कीड़ा जड़ी है इस तो उत्तराखंड के बहुत सारे लोग क्या है इनकी आजीविका का साधन है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो नाम है वो क्या है? कीड़ा जड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है कीड़ा जड़ी का जो भारत में व्यापार है ये प्रतिबंधित है। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं इसका जो व्यापार है ये भारत में प्रतिबंधित है, किंतु गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे 10 लाख से लेकर 20 लाख तक प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। पिथौरागढ़ और चमोली के लोगों की आर्थिकी काफी हद तक इस पर निर्भर करती है। तो जो पिथौरागढ़ और चमोली है यहाँ पर लोग क्या है इसको बेचते हैं, ठीक है। और इससे क्या है इस पर क्या इनकी आर्थिकी निर्भर करती है। लगातार दोहन होने के कारण इसे IUCN ने संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है, ठीक है। अब इसको क्या संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और महानिदेशक कौन है? ब्रूनो अब्रेले। और इसी के द्वारा यानी IUCN के द्वारा जो क्या है आपका हिमालयन वियाग्रा है इसे क्या है संकटग्रस्त श्रेणी में यानी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और इसे उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज धनिया का 61 फीट लंबा पौधा कहाँ उगाया गया है? तो 61 फीट जो लंबा पौधा है किसका? धनिया का, ये कहाँ उगाया गया है? तो कहाँ पर? बिल्लेक रानीखेत में। कहाँ पर? बिल्लेक रानीखेत में। यह धनिया का सबसे लंबा पौधा है, 2.16 मीटर लंबा है। यह पौधा उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के एक किसान गोपाल उप्रेती ने उगाया है। तो किसने उगाया है? गोपाल उप्रेती ने उगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं नेपाल पिथौरागढ़ के किन क्षेत्रों को लेकर इनके बीच विवाद हुआ? भारत और नेपाल के बीच विवाद हुआ, ठीक है। तो किन क्षेत्रों को लेकर यह विवाद हुआ? तो लिपुलेख दर्रा, कालापानी और लिम्पियाधुरा, इनको लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ। नवंबर 2019 में जारी नेपाल के मानचित्र में उत्तराखंड के इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल में दिखाया गया। इसी वजह से क्या हुआ? विवाद हुआ। कौन कौन से? लिपुलेख दर्रा, कालापानी और लिम्पियाधुरा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे जो छोटा जो रास्ता है वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। और 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिपुलेख तक पक्की सड़क बनाने का शिलान्यास किया गया। सड़क के बनने से 40 दिन की जो मानसरोवर यात्रा है वो 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या विवाद हुआ
किन क्षेत्रों को लेकर? लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिम्पिया दुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोर्ड के द्वारा चारों धामों एवं मंदिरों के रखरखाव एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एवं उनके बोर्ड के हाथ में आ जाएगी? तो कौन सा है? देवस्थानम बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चाओं में रहा जो देवस्थानम बोर्ड है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या होगा, चारों धाम और जो अन्य मंदिर है इनके रखरखाव एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एवं उनके बोर्ड के हाथ में आ जाएगी। अब देखिए 2019 में उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा 1986 में बनी कौन सी? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का अध्ययन करवाया गया और माना कि श्राइन बोर्ड के बनने से क्या हुआ, मंदिर की स्थिति में सुधार हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, नवंबर 2019 में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में एक अधिनियम पारित करके एक नया एक्ट देवस्थानम श्राइन बोर्ड पारित किया गया। 2004 में एनडी तिवारी जी के नेतृत्व में चार धाम विकास परिषद का गठन भी किया गया था और अभी हाल ही में क्या हुआ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा क्या है, देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर के निर्माण हेतु उत्तराखंड के किस मंदिर की मिट्टी भेजी गई थी? तो किस मंदिर की मिट्टी भेजी गई थी? सीता माता मंदिर की। अयोध्या स्थित राम मंदिर का जो भूमि पूजन है और जो शिलान्यास है वो 5 जून 2020 को किया गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक के सिंत्यासू पट्टी के फलसवाड़ी गांव में स्थित सीता माता मंदिर की मिट्टी यहाँ भेजी गई। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सीता माता मंदिर ये कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है, कोट ब्लॉक के सिंत्यासू पट्टी के फलसवाड़ी गांव में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस स्थान पर अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर अमरनाथ जैसी यात्रा होनी है? जैसे क्या होता है, अमरनाथ यात्रा आयोजित की जाती है, ठीक इसी प्रकार की यात्रा उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी, लेकिन कहां पर? तो उत्तराखंड के अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध टिम्बरसैंड, उत्तराखंड के अमरनाथ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? टिम्बरसैंड। यहीं पर क्या होगा, अमरनाथ की तर्ज पर अमरनाथ जैसी यात्रा आयोजित की जाएगी और टिम्बरसैंड आपका कहां है? नीति घाटी चमोली में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से जारी 30 आइटम की रेसिपी बुक में उत्तराखंड के किस रेसिपी को स्थान दिया गया? तो किसे? चौलाई के लड्डू को स्थान दिया गया। अब देखिए विश्व स्तर पर आयोजित इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में अल्मोड़ा के चौकोटिया मासी क्षेत्र स्थित चिन्मय शाह ने चौलाई के लड्डू की रेसिपी भेजी। तो अल्मोड़ा के जो चौकोटिया मासी क्षेत्र है यहाँ के चिन्मय शाह ने के चौलाई के लड्डू की रेसिपी भेजी और 76 पेजों की इस रेसिपी बुक में प्रत्येक व्यंजन की रेसिपी के साथ उसके पौष्टिक तत्वों के बारे में बताया गया है। अब देखिए जो खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से ये जो 30 आइटम की लिस्ट जारी की गई, इसमें क्या है, उत्तराखंड के चौलाई के लड्डू को स्थान दिया गया। तो दोस्तों आज हमने 180 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और साथ ही हमने इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखे हैं। तो आज इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 4 में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमने क्या है, देश में पहला, उत्तराखंड में पहला, निधन एवं संबंधित क्षेत्र, पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं सम्मान, मेले, महोत्सव, पर्व, मंदिर और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे हैं। अब आगे के पार्ट में मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका रिस्पांस जितना ज्यादा होगा उतने जल्दी ही नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो डेडिकेशन हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।